छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला क्या एक साजिश थी? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत ने हमले को राजनीतिक साजिश बताया है। जिस तरीके से शनिवार को नक्सलियों ने हमला बोला, उसको लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के बड़े अधिकारी मुकेश गुप्ता ने भी सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें उन नेताओं के लिए आखिरी तस्वीरें साबित हुई जो शनिवार को हुए हमले में मारे गए। तस्वीरें उसी सुकमा की है जहां की सभा खत्म करने के बाद कांग्रेस के नेता जगदलपुर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में दरभा घाटी के पास नक्सलियों ने खूनी खेल खेला और 29 लोग मारे गए। अब नक्सलियों के प्रवक्ता ने बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि सलवा जुडूम के हाथों हुई हत्याओं का बदला लिया गया है। लेकिन खूनी खेल की कहानी सिर्फ नक्सलियों के जिम्मेदारी लेने भर से खत्म नहीं होती। केंद्र सरकार में मंत्री और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के एकमात्र सांसद चरणदास महंत का कहना है कि हमले के पीछे राजनीतिक साजिश है। इस हमले में एक साजिश दिख रही है। इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, देश को भी और हमारे बड़े नेताओं को भी। राज्य सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप तो हर विपक्षी नेता लगा रहा था, लेकिन महंत ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाकर रमन सिंह सरकार की कुर्सी हिला दी है। हमने अपना कार्यक्रम बनाया, इस सरकार को दिया। अगर उस यात्रा से आप सहमत नहीं थे तो आप हमें कह देते कि हम आपको यात्रा में कोई सुविधा नहीं दे सकते। वहाँ 300 नक्सली बैठे हैं, 200 नक्सली बैठे हैं, 100 बैठे हैं, 50 बैठे हैं। क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी? अगर उस सरकार को डॉक्टर रमन सिंह चलाते हैं तो मेरा इशारा डॉक्टर रमन सिंह की ओर है। छत्तीसगढ़ पुलिस के बड़े अधिकारी मुकेश गुप्ता ने भी हमले पर सवाल उठाए हैं। खुफिया विभाग के एडीजीपी मुकेश गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है, महेंद्र कर्मा की तरह नंद कुमार पटेल नक्सलियों के निशाने पर नहीं थे। पहले भी पटेल ने नक्सलियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। ऐसे में नंद कुमार पटेल और बेटे की हत्या क्यों की गई, ये अभी तक साफ नहीं है। इस पहेली की जांच होनी चाहिए। हालांकि हमले की जिम्मेदारी लेने वाले नक्सली कमांडर ने पटेल की हत्या के लिए जो कारण बताए हैं, उसके मुताबिक राज्य के गृह मंत्री रह चुके छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जनता पर दमन चक्र चलाने में आगे रहे थे। पटेल के समय में ही बस्तर क्षेत्र में पहली बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। हमला तब हुआ जब राज्य में परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे कांग्रेस के नेता परिवर्तन यात्रा पर निकले थे। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और राज्य भर में इस यात्रा को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा था। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी के नेता राज्य सरकार के बचाव में जुटे हैं। कांग्रेस को ये कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि वो संकीर्ण राजनीति करके राज्य सरकार को दोषी बनाने का प्रयास अभी मत करे। वहाँ सीटिंग जज के नेतृत्व में एक कमीशन काम करेगा, जिसकी जांच करेगा। इसके सामने जिसको भी जो जानकारी है वो देनी चाहिए। हमले को लेकर कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अंतिम समय में किसी स्थानीय नेता के कहने पर काफिले का रूट बदला गया, जिसके चलते ये घटना घटी। लेकिन यात्रा के रास्ते में सुरक्षा इंतजाम का पुख्ता न होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। ऐसे में अभी किसी तरह के आरोप से किसी को क्लीन चिट भी नहीं दिया जा सकता। और ऐसे में बड़ा सवाल कि जो ये नक्सली हमला हुआ, क्या वो राजनीतिक साजिश थी? क्योंकि इस तरह की बात की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर उज्जवल कुमार सिंह मौजूद हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस DU से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इसके अलावा CPI से मौजूद हैं अतुल अंजान जी। हमारे साथ TSR सुब्रमण्यम भी मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट सचिव हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अतुल अंजान जी, आपसे मेरा सवाल, ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया है और यहां तक कि इस्तीफा भी मांगा गया है, चरणदास महंत ने कहा है कि इसमें राजनीतिक साजिश है। इस हमले में क्या राजनीतिक साजिश है इस हमले के पीछे? ये बात तो अब सरकार की NIA बताएगी और कमीशन बताएंगे, लेकिन एक बात तो सत्य है कि Z+ की सिक्योरिटी रखने वाले और Z सिक्योरिटी रखने वाले लोगों को के मूवमेंट पर, उनके आने जाने पर पूरा केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और उनको कई तरह की बातें हैं। जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते से वापस नहीं आते और वो जान रहे हैं कि ये नक्सल प्रभावित या माओवाद प्रभावित एरिया है। दूसरी बात, आज दूसरे तीसरे दिन पूरी सरकार बता रही है कि नक्सलवादी के तमाम आंध्र प्रदेश से नेता आए, 3 दिन बैठक हुई, कैसे कार्यक्रम चलाया जाए, 200 लोगों को कार्यकर्ता, 200 नक्सलवादियों को इकट्ठा किया गया, महिला दल को आगे ले जाया गया। ये सारी जानकारी 2 दिन में आ गई। इससे पहले क्या जानकारी नहीं हासिल थी कि ये परिवर्तन की रैली हो रही है, क्या हो रहा? मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं, वैसे सब जानते हैं, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो वहां की है,
वो किसी तरह भी काम चला रही है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए था इनको, जब इनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पकड़ कर ले जाया गया नक्सलवादियों का, और मनीष कुंजाम और बीडी शर्मा ने, मनीष कुंजाम जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्व विधायक है, उन्होंने जाकर तो आपके मुताबिक लापरवाही दोनों तरफ से हुई, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से भी लापरवाही हुई और राज्य सरकार की तरफ से भी लापरवाही दोनों तरफ से है। और ये बताइए, एक सुमेरा जी ये बताइए कि परिवर्तन रैली थी तो जनता होती, ये तो सूमो रैली थी, ये तो कारों की रैली थी, जनता कहीं थी नहीं। शायद जनता होती तो ये माओवादियों की हिम्मत न पड़ती। लेकिन वो वापस आ रहे थे, वहां सड़क पर थोड़ी जनता होती, सभा से वापस आ रहे थे, वहां पर जनता थोड़ी हो सकती थी। टीएसआर सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं। टीएसआर सुब्रमण्यम जी, आपने सुना, सुब्रमण्यम जी आपने सुना अतुल अंजान जी को, उनका कहना कि लापरवाही दोनों तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी। राज्य सरकार पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, वो सुरक्षा व्यवस्था पर उनकी पकड़ नहीं है। क्या ऐसा है, इस वजह से यह हमला हो पाया? जी हाँ, क्या मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुब्रमण्यम जी। हाँ, देखिए, अभी तो बात हुई है कि राज्य सरकार की लापरवाही हुई है, हो सकता है, लेकिन मेन सिक्योरिटी फेलियर तो जरूर हुआ है। और ये कैसा हुआ है, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि 300 लोग नक्सलवादी इकट्ठा हुए वहां, और कम से कम 8-10 घंटा पहले आए। इंटेलिजेंस कैसा नहीं पहुंचा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर है या क्या है? एक इसमें कमीशन बैठी है, कमीशन आ जाए। लेकिन मैं एक लार्जर क्वेश्चन में आ रहा हूं। पिछले 60 साल में हर स्टेट में, हर सेंटर में, एजुकेशन में, गरीबी में, नक्सलवादी में, टेररिज्म में लापरवाही होती रही, हर साल होती रही। क्या हर गवर्नमेंट रिजाइन किए हैं क्या? अभी रिजाइन करना होता तो कोई गवर्नमेंट अभी कहीं नहीं चलता है। ये बिल्कुल गलत है ये कहना, क्योंकि लास्ट ईयर 2 साल पहले गढ़चिरौली में हुआ है, उससे पहले आंध्रा में हुआ है, उससे पहले पहले हुआ है। लेकिन लापरवाही तक ही, जी हाँ सुब्रमण्यम जी, लेकिन लापरवाही तक ही बात सीमित नहीं है ना। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। क्या राजनीतिक साजिश आपको लगती है इसके पीछे? अब हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं राजनीतिक डिस्कशन में नहीं आऊंगा। मैं तो 60 साल में सुन रहा हूं, हर चीज जो होता है उसमें कोई साजिश है, और उसमें तू मैं होते रहता है, तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन इसमें कमीशन है, वो कमीशन को जो कहना है वो कहने दीजिए, उसके बाद साबित होता है तो आगे बात कीजिए। लेकिन ये तू मैं ठीक नहीं है। जी, प्रोफेसर उज्ज्वल कुमार, आपको क्या लगता है, क्या ये तू मैं है सिर्फ, या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गंभीर आरोप हैं? क्योंकि आप एक सरकार को कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश की आपने। मैं साजिश की राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं। जो अतुल अंजाम जी ने शुरुआत की थी और सुब्रमण्यम साहब ने आगे बात रखी, अगर आप सुरक्षा की बात करें तो किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? 20 गाड़ियों में, 40 गाड़ियों में जो आ रहे हैं लोग, या आम नागरिकों की सुरक्षा जो छत्तीसगढ़ में, उनकी बात आप देखें तो ये सारी सुरक्षा एक तरफ, और जहां आप इस तरफ से पोलराइज करते हैं कि सारी सुरक्षा कुछ लोगों के लिए, जी सिक्योरिटी से लेकर बाकी के लिए रखते हैं, और जो वहां के आम आदिवासी, उनकी कोई सुरक्षा देखी नहीं जाती है, परेशानी वहां पे है। और दूसरा जो मामला उठ के आ रहा है, अब इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही जाती है कि 300 नक्सली कैसे जमा हो गए। मैं आपको बता दूं, इसके 2 सप्ताह पहले मैं भी छत्तीसगढ़ में ही था, उसी इलाके से मैं गया था, और जो मैंने माहौल देखा, जिसको वहाँ पे कहा जाता है फोर्सेस जा रहे हैं, नए नए कैंप लगाए जा रहे हैं, 15 से 20 ट्रक और बस में भर के जा रहे हैं जी। अगर रोड पे देखें तो वो 400 से 500 फोर्सेस रोड पे चलते हैं, एरिया डोमिनेशन या जो भी कहलाता है। जब लौट के हम आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कम से कम 400-500 ये फोर्सेस के लोग एक लाइन कतार बना के आ रहे थे, और उसके 2-4 दिनों बाद मैं देखता हूं कि इतना बड़ा हादसा होता है जी। तो ये तमाम फोर्सेस वहां जो बैठी हुई हैं वो क्या कर रही हैं? और आम जो आप देखेंगे, जब ये फोर्सेस जाती हैं, वहां का आम आदिवासी, वैसे ही कहा जाता है कि सिविलियन को देख करके भाग जाता है, नहीं, लेकिन इनको देख करके वो कहां चला जाएगा? तो 300 नक्सली अगर आए वहां पर हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे वहां पे है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, शायद ये भी कि कहीं ना कहीं उनको उन आदिवासियों के बीच में सपोर्ट भी है।
ये भी देखने का मामला है। नहीं, लेकिन आदिवासियों के बीच में क्या सपोर्ट इस बात के लिए है कि जो नेता वहां पर आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको खत्म किया जाए, उनको मारा जाए? विजय, आप इसमें, क्योंकि इसमें अब ये बात शुरू हो गई है, पहले ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि लापरवाही हुई है, सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई, लेकिन अब सीधे हमला किया जा रहा है, इस्तीफे की मांग हो रही है रमन सिंह से कि राजनीतिक साजिश है उनकी तरफ से, कहा जा रहा है। देखिए, अगर राजनीतिक साजिश है तो यानी किसी ने रची होगी। किसने रची होगी? रचेगा कौन? जिसको इसका फायदा हो रहा होगा। तो इन नेताओं को मारकर किसको फायदा हो रहा है, ये बात समझने की जरूरत है। दूसरा, ये क्या कांग्रेस के नेता जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, ये इसका क्या राजनीतिक फायदा, राजनीतिक मुनाफा उठाने की चुनाव में कोशिश कर रहे हैं? या फिर एक तरफ इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको मिलकर, सामूहिक रूप से मिलकर सबको लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता एनआईए ने अभी जांच भी शुरू नहीं की है, उससे पहले नतीजे पर पहुंच जाते हैं और ऐलान कर देते हैं ये राजनीतिक साजिश है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप मूल मुद्दे से पीछे हट रहे हैं और जो आपस की जो राजनीति है वो ज्यादा हावी हो रही है? या फिर मुझे लगता है कि राजनीतिक साजिश के बजाय क्या ये माओवादियों की कोई बदली हुई रणनीति है? बदली हुई रणनीति है क्या? इस पर भी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान बढ़ेंगे कि क्योंकि ये इस तरह का वाकया पहली बार हुआ है, इस तरह का जो घटनाक्रम है वो पहली बार हुआ है, तो क्या रणनीति में कोई बदलाव किया है माओवादियों ने और उसके लिए क्या तैयार हैं, क्या उस बदली हुई रणनीति के लिए तैयार हैं? इस पर भी बात करेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। और हम चर्चा करें इस मुद्दे पर कि क्या नक्सली हमला राजनीतिक साजिश थी, छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जुड़ गई हैं, इसके अलावा हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रतिनिधि शैलेश नितिन त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। शैलेश जी, एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये राजनीतिक साजिश थी। राजनीतिक साजिश किसने की? इसी सवाल का जवाब एनआईए को खोजना है। सैकड़ों माओवादियों की दरभा घाटी में सक्रिय होने की सूचना इंटेलिजेंस को मिल चुकी थी, जैसा कि आज राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपा भी है। परिवर्तन यात्रा के एक हफ्ता पहले सैकड़ों माओवादियों की उपस्थिति के बावजूद पैरामिलिट्री फोर्सेस को दरभा घाटी से क्यों हटा लिया गया, किसने हटाया, किसके इशारे पर हटाया गया और माओवादियों की उपस्थिति की, मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद इन्हें वापस क्यों वहीं नहीं लाया गया। मैं 23 फरवरी को बीजापुर मंथन शिविर में गया था। मैंने देखा था सड़क के दोनों ओर 20-20 मीटर पर दो जवान एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। 200 मीटर तक एरिया डोमिनेशन था, सारे जंगल में फोर्स लगी हुई थी। ऐसी ही सुरक्षा सुकमा से केसलूर आते समय क्यों नहीं दी गई? किसके इशारे पर सुरक्षा व्यवस्था में लैप्स हुआ? कांग्रेस का मानना है कि जानबूझकर ये ढिलाई बरती गई है। साफ तौर पर कहें ना, आप कौन हटा सकता है फोर्सेस को? किसने किया ये? किसकी है राजनीतिक साजिश? स्वाभाविक रूप से पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट राज्य सरकार का गृह विभाग करता है। जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है तो राज्य की भाजपा सरकार के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? जी ठीक है। मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी लेखी जी, लगातार ये हमला अब कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, यहां तक कि रमन सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। राजनीतिक साजिश, सरकार की मिलीभगत, गंभीर आरोप। कांग्रेस पार्टी जानी जाती है अपनी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, और मैं याद दिलाना चाहती हूँ आंध्र प्रदेश में जब माओवादी संगठनों के ऊपर बैन लगा था तो इनके वाईएसआर जिनको चुना गया था उन्होंने उस बैन को हटाया था और उसके बाद 257 लोगों की मृत्यु हुई थी और बैन को दोबारा लाया गया था और इन्हीं लोगों ने एक हमला बुलवाया था क्योंकि उस वक्त ये आंध्र प्रदेश के एक एनडीए के मेंबर, उनके ऊपर हमला हुआ था। और ये साजिश अगर ये कहते कि राज्य सरकार का विषय है तो नेपाल से लेकर केरला तक की जो जगह है उसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है और वहां पर माओवादी हैं। आज की जो पृष्ठभूमि है अखबारों की उसमें एक बात और सामने आई कि विद्याचरण शुक्ल के जो ड्राइवर हैं उन्होंने तेलुगु बोलना शुरू किया।
यानी जो माओवादी वहां उपस्थित थे वो तेलुगु बोल रहे थे और आंध्रा से वहां आए थे। तो आंध्रा में जाहिर सी बात है भाजपा की सरकार नहीं है और ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कांग्रेस गुमराह करने के लिए लगातार इस्तेमाल करती है और ये वही पार्टी है जो विनायक सेन जैसे लोगों को जगह देती है केंद्र के अंदर। मीनाक्षी, इस पर ये जो दोमुखी राजनीति कर रहे हैं, देश को जरूरत है आर या पार देखने की। मीनाक्षी जी, आंध्र प्रदेश में तो वाईएसआर की सरकार ने ऑपरेशन ग्रेहाउंड चलाया था, वो ठीक ठाक कामयाब भी रहा था और ये जितने माओवादी हैं ये सबको आंध्र प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा था। कुछ लोग कोटेश्वर राव जैसे, कोटेश्वर राव जो मारा गया था पश्चिम बंगाल में, वो भी यहीं से भाग के गया था। दूसरे ने ये सब जो गए हैं ये तेलंगाना क्षेत्र के माओवादी, इनको तो खदेड़ा गया वहां से। और मीनाक्षी जी जो सवाल उठाया है, शैलेश जी भी सवाल उठाया जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, वो ये कि यहाँ पर यही बात यहाँ से फोर्सेज अगर हटाई गई, यहाँ पर अगर नेता मौजूद थे तो क्यों हटाई गई? उसका सवाल, उस सवाल का जवाब कौन देगा? मैं, और जहां तक बात है इनको हटाने की, वो हटाया नहीं गया। और इसी विषय को लेकर जब शिंदे जी से बात हुई सीएम रमन सिंह जी की, तो उन्होंने बताया कि हमने इसके लिए एक कमीशन बिठाया है और वो कमीशन हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे बिठाया है। तो एनआईए का रिकॉर्ड क्या कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड है? एनआईए ने आज तक कितने लोगों को पकड़ा? एनआईए हो या सीबीआई हो, वो केंद्र सरकार के सिर्फ तोते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक कहता है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के माध्यम से या किसी लॉ कमीशन जैसे कमीशन बिठाया है, अरे भैया, अरे तो सीबीआई और एनआईए के आदमी को तो आप बिठा देते हैं ह्यूमन राइट कमीशन में। ये आपकी ये रिटायर होने वाले आदमी को आप इस तरीके का लालच देते हैं। ये एनआईए ने बहुत काम किया है। एनआईए ने आज तक कोई काम नहीं किया। रमन सिंह जी की सरकार को तो कोई एतराज नहीं है एनआईए की जांच पर। आप एतराज जता रही हैं इस बात पर कि एनआईए की जांच नहीं होनी चाहिए या सीबीआई जांच? मैं, वो अलग विषय है। मैं एतराज, देखिए रमन सिंह जी एक बहुत ही इस किस्म के व्यक्ति हैं जो बहुत कम बोलते हैं और बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। लेकिन जो केंद्र और खास तौर पे आपके मुताबिक राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर, वो था कि जो इस वक्त नक्सलवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए और अगर राजनीति करेंगे तो वापस से राजनीति और फिर उसमें और बहुत प्रश्न उठेंगे। कांग्रेस पार्टी के गंभीर आरोप, मीनाक्षी जी का ये कहना, बीजेपी का कहना कि ये मुद्दे से भटकना है, राजनीति है। क्या आपके मुताबिक है इस्तीफा मांगना सही है रमन सिंह का? मुद्दे देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, ये बड़ी लंबी कहानी हो रही है। क्या आप बता रहे हैं कि एनआईए पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं है, तो जुडिशियल कमीशन का क्या होगा? हाई कोर्ट के सिटिंग जज का रिपोर्ट आएगी 2-3 साल बाद, 10-20 लाख रुपए खर्च होंगे और रिपोर्ट जो है अलमारी में बंद हो जाएगी। कमिश्नरों की जजेस की रिपोर्ट पर कभी कार्रवाई हुई है? लिब्राहन कमीशन का क्या हुआ? सचर कमीशन का क्या हुआ? दूसरे तमाम कमीशन आए। कमिश्नरों की कहानी लोगों के गुस्से को ठंडे बस्ते में डालने के लिए होती है और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज ये सवाल दूसरा है। इससे पहले 70 से ज्यादा सीआरपीएफ के लोगों की हत्या हुई थी। इन सारे सवालों पर गंभीरता से पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि नक्सलवादी लोगों के, माओवादी लोगों की गिरफ्त में जनता आ रही है, उनके प्रभाव में आ रही है। विकास कार्य जो जनता को दिए गए वायदे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं, तभी यह सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्या कोई उन गंभीर सवालों पर बात करने के लिए तैयार है या उसको लेकर रणनीति बनाने के लिए तैयार है? मीनाक्षी जी प्रतिक्रिया दीजिएगा। समय हो रहा है एक ब्रेक का, चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या नक्सली हमले में राजनीतिक साजिश थी। इस पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चर्चा के दौरान क्या तर्क निकलकर सामने आए आपको बता दें। अतुल अंजान का यह कहना है कि विकास के वादे खोखले साबित हो रहे हैं, सोचने की जरूरत है कि गांव वाले क्यों नक्सलियों का साथ दे रहे हैं। टीआरएस सुब्रमण्यम का कहना था कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, वहां 300 लोग 7 से 8 घंटे से मौजूद थे लेकिन किसी को पता क्यों नहीं चल पाया। इसके अलावा मीनाक्षी लेखा का यह कहना था कि नक्सली तेलुगु बोल रहे थे। साफ है कि जो आंध्र प्रदेश से आए थे, आंध्र प्रदेश में तो कांग्रेस की ही सरकार है। और शैलेश नितिन त्रिवेदी का यह कहना है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर काफिले के रास्ते में सीआरपीएफ को तैनात नहीं किया था।
हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ TSR सुब्रमण्यम जी भी मौजूद है। सुब्रमण्यम जी, ये बात लगातार हो रही है कि राजनीतिक साजिश है, लेकिन जो साजिश रची गई उसमें माओवादियों का इस तरह का हमला, इस तरह से नेताओं पर हमला इससे पहले नहीं हुआ था। तो ये किस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, ये किस तरफ इशारा करता है? ये मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन बात यह है कि नक्सलवादी माओवादी नया नहीं है, हमारा देश में 20 साल से है और 200 लोग से लेके 50 पुलिसपन से लेके हर 3 महीना 4 महीना बड़ा बड़ा किस्सा हुआ है, ये भी बड़ा हादसा हुआ है। तो इसलिए मुझे पता नहीं है क्या परिवर्तन हुआ क्या नहीं हुआ। हो सकता है कि नया टारगेटिंग हो रहा हो ऑन पॉलिटिशियंस, बात ये नहीं है। मेरे विचार में बात यह है कि हम फिर उसी रास्ते पे आ गए कि आपस में ये तो बड़ा नेशनल इश्यू है, इसको दिल्ली में बैठ के हमें सोच के स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और इसमें नक्सलवादी और पुलिस के बीच में हमारी आदिवासी मर रहे हैं, वो हमारे लोग हैं, वो सबसे गरीबतम लोग हैं, तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो पूरा डेवलपमेंट क्या एक सोल्यूशन है कि वहां आर्मी भेज दो, एयरफोर्स भेज दो, हमारे आदमी को खत्म कराओ? तो इसलिए कोई सोच विचार नहीं है, हम इसको केवल एक घटना जैसा लेके खत्म कर रहे हैं। इश्यू यही है, इश्यू ये नहीं है कि तुमने सही किया, तुमने गलत किया। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक गवर्नमेंट ने इस देश को फेल कराया पिछले 60 साल में, वो इश्यू नहीं है। इश्यू यह है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी करना चाहिए। मेरे विचार में 50 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 50 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जहां पटवारी नहीं जाता है, जहां पुलिस कर्मी नहीं जाता है, वो केवल या बंदूक लेके लोग जाते हैं या वो बंदूक इनका हो या बंदूक उनका हो। तो आपको उसके लिए विशेष आपको नहीं वो नहीं है, उसके लिए आपको विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा, वहां डेवलपमेंट लाने के लिए विशेष अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा। जो हमारी आम पॉलिटिक्स चल रही है हर जगह पे, उस जगह पे चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। उसके लिए अलग पॉलिसी होना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। मीनाक्षी जी, आप कह रही थी आर पार के लिए लोग तैयार नहीं है। सुब्रमण्यम जी का कहना है कि आर पार में तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो तो हमारे लोग हैं, जो आदिवासी हैं, क्या उनको निशाना बनाया जा सकता है? आर पार की लड़ाई किससे करना चाहते हैं? देखिए, सुब्रमण्यम जी की बात से मैं सहमत हूं कि जहां पर गैप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको ठीक और भरने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से माओवादियों का पोर्ट्रेयल है मीडिया के द्वारा, वो भी गलत है। एक रोमांटिसाइज्ड आइडिया है। वो लोग कोई रॉबिन हुड नहीं है, वो लोग वो हैं जो गैर कानूनी माइनिंग के लिए पैसे की फिरौती करते हैं। वो लोग हैं जो कि आदिवासियों के बने हुए स्कूलों को बंद करवाते हैं। नहीं, माओवादियों का समर्थन नहीं है, माओवादियों का समर्थन नहीं है, लेकिन उनकी आदिवासियों के हितों का नुकसान ना हो, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। सुमेरा जी, मेरे को मैं चाहूंगी कि आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दें। बिल्कुल, आप करें। आप उन तक जो चीज मुहैया करवाना चाहते हैं, जो सरकारी प्रावधान वहां तक पहुंचने चाहिए, अगर कोई आदमी गोली या बेनेट के द्वारा कंट्रोल करता है, पहले आप उसको खत्म करेंगे या नहीं? क्योंकि वहां तो सड़क भी नहीं बन सकती। सड़क वहां बननी चाहिए, स्कूल वहां पहुंचने चाहिए, दवाई वहां पहुंचनी चाहिए, राशन पहुंचना चाहिए, मगर जो उसको लूट रहा है उसको पहले उसे खत्म करना चाहिए। तो आपके मुताबिक पहले ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए और फिर विकास भी होगा। पहले आदिवासी थे, पहले आदिवासी थे और एक सरकार थी, सरकार उन तक पहुंची नहीं। साथ पहले आदिवासी थे और सरकार थी, माओवादी पहले नहीं थे। मीनाक्षी जी का कहना है कि पहले ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए और फिर विकास भी पहुंचाना चाहिए। आज आप वहां सरकार नहीं, आज वहां पर सरकार नहीं काम कर सकती। ये कौन सा सरकार कभी गई नहीं वहां पे, तभी तो माओवादी पहुंच गए। छत्तीसगढ़ की सरकार, साजिश तो ये है। एंकर से भी भिड़ोगे क्या भाई? छत्तीसगढ़ की सरकार वहां पर राशन पहुंचा रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार वहां राशन पहुंचा रही है, स्कूल पहुंचा रही है, इसीलिए आज वहां पर उनको समर्थन कम प्राप्त हो रहा है। लेकिन जहां पर लोगों के हाथ में बंदूक है, वो बंदूक तो आप ठीक है, तो आपके मुताबिक बंदूक है तो बंदूक को पहले छीनना है और उसके बाद विकास भी उन इलाकों तक पहुंचेगा। उज्जवल जी, आपका क्या कहना है इसमें कि पहले जिनके हाथ में बंदूक है पहले उनसे बंदूक छीननी है, पहले ताकत का इस्तेमाल करना है और फिर विकास होगा? देखिए, हम इस सबसे बेहतरीन सरकार थी येदियुरप्पा की,
जी जी उज्ज्वल, मेरा कहना है कि इस साइकिल में हम नहीं पढ़े कि पहले क्या लेना है और बाद में क्या देना है। मीनाक्षी जी जो बात कर रही हैं कि वहाँ पे सरकार ये मुहैया करवाना चाहती है और नहीं पहुँच रहा है, अब आप रोटी और बंदूक के बीच में चुनेंगे? भाई रोटी तो पहुँचनी ही चाहिए, कौन मना करेगा, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो पहुँचाने का आपका तरीका है। सबसे अच्छा फूड सिक्योरिटी बिल है। मैं मीनाक्षी जी कहीं आप मेरी बात पूरी कर लेने दें। आपको पूरे उस इलाके से वोट भी मिले हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव भी, ये मैं जानता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि वोट ले करके उन लोगों को आपने क्या दिया वो भी एक सच्चाई आपके सामने है। उनको बिल्कुल नहीं मिला। तकलीफ हो रही है भाई आपके लाखों लोग आंध्र प्रदेश गए जुदूम के बाद, और जो आप हादसा देख रहे हैं उसको सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस फेलियर में ना देख करके थोड़ा बहुत ऐतिहासिक वे में देखें कि क्या हुआ था और उसका अंजाम क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं समझदारी हमारी इसमें है। देखिए आप ही के लफ्जों में देखिए, एनआईए भी गलत, सीबीआई भी गलत, कांग्रेस के नज़रों में हमारा सीएजी भी गलत, तो सारी सत्ता में जो राजनीतिक दल बैठे हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो, वो तमाम हमारी संस्थाओं को सबसे पहले क्वेश्चन वो करते हैं। ये हमारे जैसे कोई और भी आम नागरिक ये कहता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था नंदिनी सुरजम और करतम जोगा के केस में, उसको आप इंप्लीमेंट कर देते, वहाँ पे भी धोखाधड़ी हो गई। तो आमतौर पे जो संवैधानिक और विधि के मार्फत जो होना चाहिए वो नहीं, अगर वो भी होता रहा तो ये लड़ाई सिर्फ बुलेट वर्सेस फूड मत कीजिए, ये न्याय की भी लड़ाई है, और वहाँ आप साथ देंगी तो कुछ बदलाव जरूर आएगा। जी हाँ जी, मीनाक्षी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शैलेश जी के पास भी इससे पहले जाना चाहूंगी। शैलेश जी जो मुद्दे हैं, क्या उस मुद्दे पर बात नहीं आप करना? अगर 4 लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे तो 4 बार मैं बोलूंगी ना। जी मीनाक्षी जी, अच्छा चलें आप अपनी बात रखें, फिर मैं शैलेश जी के पास जाती हूँ। संक्षेप देखिए, आपके खिलाफ बोल रहा है भाई? कौन आपके खिलाफ बोल रहा है? कुछ विषय ये बिना मतलब सबके ऊपर बोल रही है भाई साहब, फिर मेरे को बोलने दीजिए। मीनाक्षी जी जी, मैं इसमें कुछ एक विशेष खास तौर पर विषय उठाना चाहती हूँ। पहला विषय ये है कि अगर आप ग्राफ देखें तो जब से छत्तीसगढ़ की सरकार है तब से वहां पर जो नक्सल हमले हैं वो कम हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा दो मुई नीति अपनाई है। वो केंद्र में कुछ कहते हैं और राज्य में कुछ और कहते हैं। और जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो आप देखिए, सलवा जुडम को बनाने वाले ये लोग और सलवा जुडम के खिलाफ एफिडेविट फाइल करने वाले ये लोग, और उसी माहौल के अंदर विनायक सेन और तमाम एनएसी के लोगों को बिठाने वाले ये लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अलग अलग बात करते हैं। इस पर शैलेश जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। शैलेश जी, और जहां तक शैलेश जी प्रतिक्रिया देना भी चाहते हैं। सिक्योरिटी बिल और तमाम तरीके के जो काम देखिए, वहाँ की लोग, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो उनको सामने रखकर आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। केंद्र में अलग बात करते हैं, राज्य में अलग बात करते हैं, और इस मुद्दे में भी जो बड़े सवाल हैं उससे आप हटना चाहते हैं। सिर्फ राजनीति क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? केंद्र की सरकार ने भरपूर मदद की है छत्तीसगढ़ की, और केंद्र की सरकार ने जो पैसा दिया नक्सलवाद नियंत्रण के लिए, उस पैसों से कवर्धा में मुख्यमंत्री के गृह निगर में ऑफिसर्स क्लब बना दिया गया। क्या यह माओवाद पे नियंत्रण का उपाय है? और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में 2 यात्राएं एक साथ चल रही हैं। परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की और विकास यात्रा बाबूलाल मरंडी के विकास यात्रा के लिए गया, कितना और उसके बाद लगाया गया, कितना पुलिस बल लगाया गया, और परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा के लिए कितना पुलिस बल लगाया गया। मैदानी इलाकों में जब जाते हैं रमन सिंह जी, तो मैदानी इलाकों में उनकी रक्षा के लिए एसपी और डीआईजी राजनीतिक विरोध को दबाने की कोशिश करते हैं, और बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं देते हैं। ये दोमुहा आचरण है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। इन नेताओं को नक्सलियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया गया। कांग्रेस का यह रवैया गलत हो रही है। मरने मीनाक्षी जी किसी को बोलने ही नहीं देना चाहती, तो फिर तो कोई बात नहीं है। वे स्वयं बोलना चाहती तो उनका स्लो मीनाक्षी जी आपने अपनी बात रखी, अब शैलेश जी को अपनी बात रखिए, रखने दीजिए। दूंगी ना मैं। मीनाक्षी जी पहले सुन लें, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। कांग्रेस की सपोर्ट में मुंडा की सरकार में झारखंड के अंदर लोग मारे गए।
अतुल अंजान जी, लेकिन आप सुन रहे हैं जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर ये जो बयानबाजी हो रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बयानबाजी तो जिसको कहते हैं छीछा घसीट बयानबाजी हो रही है। बात दूसरी है, इस बयान से कुछ होगा? ठीक, हमारे मित्र प्रोफेसर ने सवाल उठाया कि एक तरफ हम सीएजी को कहते हैं कि बेकार है और दूसरी तरफ हम एनआईए और सीबीआई को कहते हैं, तो कहां संस्थाएं हैं? एनडीए भी शासन कर चुकी है, यूपीए भी शासन कर चुकी है, दोनों ही शासन कर चुके हैं ना, तो फिर काहे की बहस है? बुनियादी मुद्दा ये है, देखिए एक बात आप समझिए कि एनडीए के ये 2G स्पेक्ट्रम में जितनी लूट हुई, आप कह रहे हैं कि वो माओवादी जो है एक्सटॉर्शन करते हैं, रुपया वसूलते हैं, तो यहाँ सीएजी में लूट हो रही है, कोलगेट में लूट हो रही है, वहां येद्रप्पा लूटने गए, रेड्डी बंधु लूटने गए। लूट तो चारों तरफ है, कोई बंदूक के नाम पर लूट रहा है, कोई लोकतंत्र के नाम पर लूट रहा है, तो बंदूक के नाम पर लूट को जारी रखें, लूट तो कहीं पर भी जारी नहीं रह सकती है ना, लूट को तो किसी भी तरह से समर्थन नहीं मिलना चाहिए ना। बुनियादी सवाल तो ये है, लूट को भी नहीं मिलना चाहिए और जो अधिकार है जनता के वो भी उन्हें मिलने चाहिए। चर्चा को जारी रखेंगे, समय और एक ब्रेक का रुक रहे कुछ देर के लिए, चर्चा जारी है आगे भी। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या नक्सली हमले में राजनीतिक साजिश थी। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इस बीच एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, संतोष सिंह। उनका संदेश हम आपको पहले बता दें जो उन्होंने फेसबुक पर दिया है। हमले में कोई राजनीतिक साजिश नहीं हुई, कांग्रेस के नेता इसे मुद्दा बनाकर फायदा उठाना चाहते हैं, ये कहना है संतोष सिंह का। संतोष सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। संतोष, आप पूछें अपना सवाल और किससे पूछना चाहते हैं? जी, मैं कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वालों पर, मैं किसी पार्टी को नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन क्या कांग्रेस में जितने घोटाले या मंत्रियों को पर आरोप लगे, क्या उन्होंने उनको उस समय उस पद से तुरंत हटा दिया है? जब कांग्रेस तुरंत अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है, तो ये वोट बैंक कमाने का क्या जिस तरह करना चाहती है, मैं जानना चाहता हूँ क्या बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है या 2014 के चुनाव को देखते हुए वोट बैंक कमाया जा रहा है? जी शैलेश जी, आपसे सवाल है संतोष जी का। संतोष जी को मैं यह बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 2 यात्राएं चल रही थी, भाजपा की विकास यात्रा और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। विकास यात्रा बस्तर में जहां जहां गई, मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद तो हेलीकॉप्टर से गए। कितना पुलिस बल लगाया गया विकास यात्रा की सुरक्षा के लिए, कितना पुलिस बल लगाया गया विकास यात्रा में मार्ग की सुरक्षा के लिए, और कांग्रेस की बस्तर में परिवर्तन यात्रा को नक्सलियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैदानी इलाकों में जब विकास यात्रा जाती है रमन सिंह जी की, तो 5000 6000 पुलिस बल की तैनाती होती है और मैदानी इलाकों में पुलिस के एसपी और डीआईजी विरोध प्रदर्शन करने वालों को जाकर समझाते हैं कि विरोध प्रदर्शन न करें, उन्हें धमकी देते हैं, उन पे दबाव डाला जाता है। लेकिन बस्तर में उस परिवर्तन यात्रा के रास्ते में एक पुलिस का जवान नहीं था, नक्सलियों की कतार ऊपर पहाड़ में थी, नीचे खाई में थी। कांग्रेस के नेताओं को मार डाला गया। क्या अपराध था उनका? वे बस्तर में लोकतंत्र के पुनर्बहाली की मांग कर रहे थे। क्या अपराध था उनका? वे ये बता रहे थे कि बस्तर में नेशनल हाईवे के अंदर कहीं सरकार नहीं है। जिस एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स की बात करती है मीनाक्षी जी, वहां एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है नेशनल हाईवे के भीतर। लेकिन शैलेश जी, नेशनल हाईवे में भी सरकार खत्म हो गई। लेकिन शैलेश जी, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स की बात हो रही है वो सिर्फ यही नहीं है, वो और भी तमाम जगहों पर है जहां पर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जहां पर माओवादी हैं, वहां पर और भी जगहें हैं जहां पर आपकी भी सरकार है, तो वहां पर भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत अच्छे हालात हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। जैसे ही हम कोंटा से पार करते हैं, आंध्र प्रदेश में जाते हैं, अच्छी सड़कें मिलती हैं, पीने का पानी मिलता है। जैसे ही हम महाराष्ट्र में जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। छत्तीसगढ़ को माओवादी तो है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के विकास को और बस्तर के विकास को उपेक्षित कर रखा है। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये माओवाद का हवा खड़ा करके। भाजपा ने छत्तीसगढ़ को और बस्तर वासियों को विकास से वंचित किया है। ठीक है विजय, लेकिन जो ये अब हमले हो रहे हैं इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये अब जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर जो हुआ ये हमला, उसको लेकर ये राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक हमले कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या जो वो सवाल उठा रहे हैं वो गंभीर सवाल है कि क्यों सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई?
देखिए, सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, क्यों नहीं कराई गई, क्या उसमें लकुना थे, उसकी तो जांच हो रही है, एनआईए जांच कर रहा है। अब अगर किसी को एनआईए पर भी एतराज है तो वो अलग बात है, या बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जांच होनी चाहिए। चलो इस पर भी जांच करा लो, लेकिन मुझे लगता है कि जांच एक अलग है और इस भी सियासी फायदा उठाने की कोशिश तो अपनी तरफ से दोनों तरफ से हो रही है। जबकि साजिश जो हुई है आदिवासियों के खिलाफ वो तमाम राजनीतिक दलों ने की है, तमाम उद्योगपतियों ने वहां के की है, खनन माफिया ने की है, तेंदुपत्ता से लेकर जो दूसरे ठेकेदार हैं उन्होंने की है, और उस बंदरवाट में अब तो माओवादी भी शामिल है। उज्जवल जी, लेकिन जब माओवादियों की बात होती है या उन्हें खत्म करने की बात होती है या ये जो हिंसा हुई उसके जड़ तक जाने की बात होती है, तो आदिवासी और माओवादी ये दोनों जो मामले हैं ये फिर बीच में टकराने लगते हैं कि किस तरह से आदिवासियों के हितों की रक्षा होनी चाहिए लेकिन माओवाद खत्म होना चाहिए, माओवादी खत्म होने चाहिए। ये कैसे होगा? क्या इसी को नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि आज भी जो हमारा मुद्दा हो रहा है, एक तरफ तो एक पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, दूसरे हमें बता रहे हैं कि लाखों करोड़ों कुछ नेताओं की सुरक्षा पे हो रहा है। अगर इससे हट करके हम देखें कि ये देश जयप्रकाश जी का भी रहा है और महात्मा गांधी का भी रहा है। जयप्रकाश जी ने चंबल के डाकुओं से हथियार समर्पण करवाया, नागालैंड में भारतीय सरकार सीज फायर कर रही है, तो एक और रास्ता है। ये नहीं कहें कि सिर्फ हम लाठी और गोली से एक रास्ता निकालेंगे। ठीक। और माओवादी क्यों फूल वहां पे पनप रहे, क्यों वो बढ़ रहे हैं, उसके कारण है। सिर्फ ये कहने से कि वो आतंकवादी हैं या वो गलत काम कर रहे हैं, जो कारण है उनके जन तक जाएं और सिर्फ लाठी और डंडे से काम नहीं चलेगा। मीनाक्षी जी, आखिर में आपकी प्रतिक्रिया। बहुत कम समय है, लेकिन क्या विकास नहीं पहुंचा है वो सबसे बड़ी वजह है? वहां पर इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती जाती हैं, माओवाद को पनपने का मौका मिल रहा है। देखिए, माओवाद की जो समस्या है वो सरकार को, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको पलटने की कोशिश है और वो लोकतंत्र के खिलाफ है। और उसमें जब पार्टी पॉलिटिक्स आप लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप देश का अहित कर रहे हैं। और इस विषय को समझने की बात है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जो माओवादी हैं उनसे आप उन तक राशन पहुंचा रहे हैं और काम कर रहे हैं, मगर बाकी राज्यों से जब लोग वहां आ जा रहे हैं या उस तरीके का कॉरिडोर तैयार हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अंतरराज्यीय समस्या है और उसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर, लेकिन फिर राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करने की जरूरत है। मतलब ये नहीं है। मीनाक्षी, इतना ही समय हमारे पास। मीनाक्षी, इतना ही समय हमारे पास। आप सभी मेहमानों का आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंतरराज्यीय समस्या है, बड़ा कॉरिडोर है जो प्रभावित है माओवादियों से, लेकिन फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करें और एक अलग से नीति बने, इस पर हमेशा बात होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस पर विचार करने की जरूरत है।